जिंदगी वहीं भटकी पड़ी। चलिए आइए पहले टिंडल इफेक्ट समझा देता हूं। देखो बेटा क्या होता है ना कि लाइट जब किसी जगह से निकलती है तो उसके रास्ते में जो पार्टिकल पड़ते हैं, अगर उनका साइज बहुत छोटा ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो, अभी छोटे और बड़े की सीमा अलग अलग है, मतलब आप जिसको छोटा समझ रहे हो वो शायद बहुत बड़ा हो। तो अगर उस पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ होती है ना, अभी आप नहीं पता वेवलेंथ क्या होती है, उस साइज के बराबर पड़ जाता है, तो ये जो पार्टिकल होता है ये गिरने वाली लाइट को इस तरह से बिखेर देता है चारों तरफ, इस तरह से स्कैटर्ड कर देता है। अब ये स्कैटर्ड जब होता है तो वो जगह आपको दिखने लग जाती है, ये जगह आपको विजिबल हो जाती है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कभी कभी देखना, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर आप अभी यहां बात करोगे तो यहां से लाइट इधर जा रही है, कोई दिख ही नहीं रहा आपको, लेकिन एक अंधेरे कमरे में छोटे से छेद से जब रोशनी आती है तो वो रोशनी दिखती है ना आपको, वही टिंडल इफेक्ट है। कभी स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस हो रही है तो स्पॉटलाइट ऊपर से नीचे पड़ती है और वो दो लोग ऐसे ऐसे डांस कर रहे होते हैं, तो वो पूरा रास्ता दिखता है आपको। क्यों? क्योंकि वो रास्ते में जो पार्टिकल हैं उन्होंने लाइट को बिखेरा हुआ है, उस बिखेरने से वो चीज आपको दिख रही है। दैट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इस चीज को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, कोलाइडल करता है। कोलाइडल की तो प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट है, और सस्पेंशन भी कर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मिक्स सुन, इधर वाटर है, वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, तो ये आपका प्योर सब्सटेंस है। अब आप बोल रहे हो मिक्सचर है, मिक्सचर नहीं है, ये प्योर सब्सटेंस है। और प्योर सब्सटेंस में से भी इसको आप कंपाउंड बोलो, मिक्सचर नहीं बोलोगे, क्योंकि कंपाउंड में हाइड्रोजन 2:1 के फिक्स रेशो में है। लेकिन अगर मैं इसमें जिंक डाल दूं या कॉपर सल्फेट डाल दूं या कॉपर डाल दूं, तब जाकर के ये मिक्सचर बनेगा, तब ये बन जाएगा सॉल्यूशन। आइए, ये तीन चीजें हैं आपके पास है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या बात कर दी? हट, दिख रही? नहीं नहीं, नहीं दिख रही वीडियो, पता नहीं कौन सा क्या क्या देख रहा है। सस्पेंशन, ठीक है। इन तीनों में फर्क होता है पार्टिकल का साइज। इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और इसका 100 नैनोमीटर से ऊपर होता है। तो ये इतना छोटा साइज है, विजिबल नहीं होगा आपको, ये भी विजिबल नहीं होगा, और ये विजिबल होगा। अब देखो कैसे कि सर याद कैसे करें, सुनो, नमक का पानी, मिल्क और सैंड वाटर, ये याद रख लो, तीनों का एग्जांपल। अब बताइए, नमक के पानी में नमक दिखता है आपको घुलने के बाद? मिल्क के अंदर उसकी क्रीम दिखती है अलग से, लेकिन सैंड के पार्टिकल दिखेंगे आपको। हो गया? दूसरा, नमक का पानी घुमा हिला करके छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद में नमक नीचे बैठ जाता है क्या? नमक तो मिक्स हो गया, यानी कि ये कैसा है? स्टेबल है। मिल्क तुमने आज लेके आए हो, भगोने में रख दिया, सुबह देखा तो मिल्क का पानी ऊपर ऊपर बैठ गया, क्रीम नीचे नीचे बैठ गई, ऐसा होता है क्या मिल्क के साथ में? ऐसा भी नहीं होता। तो ये भी कैसा है? स्टेबल है। बट ये कैसा है? रेत को घुमा करके छोड़ दो, थोड़ी देर में रेत नीचे बैठ जाती है, ये स्टेबल है। क्लियर? टिंडल इफेक्ट ये दोनों शो करते हैं, ये नहीं करता है। तो ये कुछ बातें मैंने समझा दी, स्टेबल नॉट स्टेबल। अब इसमें वाटर हो गया क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये अनस्टेबल है। हाँ, ये होता है सॉल्वेंट, ये होता है सॉल्यूट। वाटर होता है सॉल्वेंट, ये होता है सॉल्यूट। इसमें ये होता है सॉल्यूट, ये होता है सॉल्वेंट। बट इसमें नाम सॉल्वेंट नहीं यूज करते, यहां पे नाम यूज करते हैं डिस्पर्जन मीडियम।
इसमें बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ये दिक्कत है। क्लियर? ओके, ये भी हो गया। अब समझिए 100 ग्राम वाटर में 30 ग्राम शुगर, ये अगर घोल दोगे तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम वाटर में 30 ग्राम शुगर घोलनी जरूरी है। अब केस 1 लेता हूं और केस 2 लेता हूं और केस 3 लेता हूं। ध्यान से समझना, बार बार मत कंफ्यूज होना। मैंने 100 ग्राम वाटर प्लस 5 ग्राम शुगर ली, मेरे से बोला भैया कंसंट्रेशन निकालो। कंसंट्रेशन मैंने निकाली 5/100 इंटू 100, यानी कि 5% बाय मास। ये क्या निकला? कंसंट्रेशन। मैंने 100 ग्राम प्लस 20 ग्राम शुगर, मैंने निकाला 20/100 इंटू 100, 20%। ये भी क्या निकला? कंसंट्रेशन। केस 3, 100 ग्राम वाटर प्लस 30 ग्राम शुगर, मैंने कंसंट्रेशन निकाली, कि क्या निकली? कंसंट्रेशन। और इसी कंसंट्रेशन का एक नाम और दूंगा मैं अब, सॉल्युबिलिटी। क्या क्या कह रहा है? अरे बोल ना, बोल करके चुप हो गया। तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट। सिंपल। कि सॉल्युबिलिटी क्या है? वही है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन ही सॉल्युबिलिटी कहलाती है, अदरवाइज कंसंट्रेशन अलग है, सॉल्युबिलिटी अलग है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, ये सॉल्युबिलिटी थोड़ा ना, सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट कितने अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर है। चलिए, आइए। हाँ, तो हम इसकी बात कर रहे थे कि ये विजिबल रहेगा आपको नेकेड आई से, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनस्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा, बट इसके सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े बड़े हैं। तो अगर आप फिल्टर पेपर लगा दो इसमें और फिल्टर पेपर पे आप इसको छानो तो वाटर अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगी। तो यू कैन सेपरेट बाय सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। इनको है बेटा, लिखवा तो दिया, बताता रहा हूं, फिर भी क्या करूं, ये सब तो भी तो पढ़ाया था। तो ये सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको ये सब करा दिया। और आगे आइए। अब देखिए, कोलाइडल में आपने बोला था कि देखो क्या होता है, फॉग है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉग एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो बताइए इसमें डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है? गैस। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज कौन सी है? लिक्विड। फॉग के अंदर पानी की बूंदें जो होती हैं वो गैस के अंदर सस्पेंडेड होती हैं,
स्मोक, स्मोक में जो स्मोक के पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो वो हो गया आपके पास डिस्पर्स्ड फेज, जबकि डिस्पर्शन मीडियम कौन हो गया, गैस। शेविंग क्रीम में गैस डिस्पर्स्ड फेज में जाएगी और ये लिक्विड में जाएगा। तो ये सारी चीजें से मिल्क है, मिल्क में लिक्विड होता है जैसे वाटर, वाटर के अंदर ही जो क्रीम होती है वो भी वाटर की फॉर्म में होती है। तो मिल्क में लिक्विड और लिक्विड होते हैं, दोनों ही लिक्विड लिक्विड होते हैं। तो ये चीजें भी आप एक बार याद कर लेना, कोई बीच में से अगर क्वेश्चन उठाएगा तो यहां से हाँ ये तो पढ़ने याद ही करने पड़ेंगे, इसमें तो क्या ट्रिक बताऊंगा बेटा मैं। तो इसमें कौन कौन से याद कर लेना, कम से कम फोग याद कर लेना, लिख लो क्या क्या याद कर लेना इसमें, एटलीस्ट फोग, मिस्ट, स्मोक, मिल्क, फोम, कलर्ड जेमस्टोन और बटर, बटर चीज दोनों, ये याद कर लेना कम से कम। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है सेपरेशन टेक्निक्स। अब एक काम देखिए यहां पर क्या है मैं बताता हूं आपको। हमारे पास जैसे मिक्सचर की हम बात कर रहे थे, मिक्सचर दो टाइप का है, एक होमोजीनस एक हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप सेपरेट कर लोगे। सपोज करो दो तरह की रेत मिक्स है, तो आप उसको आंखों से देख करके कंकड़ पत्थर मिने हटा करके कर सकते हो, उसमें किसी स्पेशल प्रोसेस की जरूरत नहीं होती हेट्रोजीनस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। बट होमोजीनस मिक्सचर को जब आपको दोनों चीजें अलग अलग करनी, उसके कंपोनेंट अलग अलग करने हैं, तो दिक्कत हो जाती है। उसमें आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। उसमें से कई सारी टेक्निक आपको दे रखी है, जैसे कुछ टेक्निक्स के नाम है डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, और सेपरेटिंग फनल, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, ऐसे करके ये सारी टेक्निक आपके दे रखी है, और एक एक एक्टिविटी करके इन सारी टेक्निक को समझाया गया है, सबकी एक एक एक्टिविटी बनाई गई है। मेरा ये मानना है कि इन सबकी जो एक्टिविटीज है उसमें जो प्रोसेस उसने दिया है, ये प्रोसेस सबका मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, बट मैंने अपने नोट्स में वो सारा कुछ आपको दिया है। तो एक बार जब स्कूल में मैडम पढ़ा देगी तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या याद करना है। बट मैं आपको एक एक करके टेक्निक्स एक्सप्लेन करता चलता हूं। जैसे सबसे पहला लिखिए, सबसे पहला लिखिए इवेपोरेशन। पहला लिखिए इवेपोरेशन। पहला कब काम आता है, अगर आपके पास दो चीजें हो, सॉल्यूट आपका वोलेटाइल हो या नॉन वोलेटाइल हो। सॉल्यूट मतलब टू सेपरेट वोलेटाइल इंप्योरिटी या वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर बनती है, नॉन वोलेटाइल वो जिसकी वेपर नहीं बनती है। जैसे इसमें इसने बोल रखा है, एक बार नोट्स में आना, आपने क्या करा, इंक का सॉल्यूशन लिया, इंक सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या होगा, इंक होगा प्लस वाटर होगा। आपने इस सॉल्यूशन को गर्म कर देना है, ठीक है। तो कहता है
कि आप इसको गर्म कीजिए। कैसे गर्म करना है कि एक वॉच ग्लास में इंक सॉल्यूशन ले लेना है, ठीक है, और इसको यहां पे पानी डाल करके वाटर को आपको हीट अप करना है। अब क्या होगा, यहां से वाटर की वेपर बन जाएगी, और इंक आपके पास वॉच ग्लास के अंदर रह जाएगा। इस तरह से आप इवेपोरेशन को यूज करते हैं। लिख लीजिए इसको और डायग्राम भी बना लीजिए। दो में से एक कंपोनेंट की वेपर बननी चाहिए, दूसरे की वेपर नहीं बननी चाहिए। तो हमारे इस केस में इंक आपके पास नॉन वोलेटाइल है, और वाटर वोलेटाइल। तो आप इवेपोरेशन का यूज कर सकते हो ऐसे केसेस में। तो ये हो गया हमारा इवेपोरेशन। इसके बाद सेकंड हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसमें हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसको घुमाया जाता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूग मशीन। या अगर आपको घरों में करना है तो घरों में भी वो घुमाने वाली मशीन होती है, चर्निंग मशीन जैसे, और ऐसे ही कपड़े होते हैं ना, वो इसमें क्या नाम है, वॉशिंग मशीन में लास्ट में जब जब उसका ड्रायर चलता है तो कपड़े घूमते हैं, वो घूम रहा है, वो भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे दूध है, दूध को आप ऐसे करके ऐसे जब कई बार करते हो या सेंट्रीफ्यूग मशीन में घुमाते हो तो उसमें से क्रीम बाहर अलग हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे करके ऐसे घूमता है ना, तो यूं करके यूं घूमता रहता है, जिसकी में क्रीम के जो पार्टिकल होते हैं ये अलग हो जाते हैं और पानी यहाँ पे अलग हो जाता है, इसका मिल्क। तो चर्निंग मशीन होती है, चर्निंग मशीन से क्या कर सकते हैं, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मक्खन बनाते हैं ना कई बार घरों में ही, छाछ मिलती है, उसको ऐसा करके ऐसे करते हैं तो मक्खन हमें और ज्यादा मिल जाता है। तो वो काम कराता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। किसमें कराते हैं, सेंट्रीफ्यूग मशीन में करा सकते हैं, या किचन में चर्निंग करके भी आप कर सकते हो, जिसमें से आपका ये क्रीम अलग हो जाएगा। इतना ही सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम पर लिख लीजिए। तो यहां पर जब आप चर्निंग करते हो तो क्रीम अलग हो जाती है, तो क्या बताऊं, इसमें डायग्राम भी क्या बनाऊंगा मैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज कहां होता है, एक तो ब्लड टेस्ट में जो जनरली होता है, तो ब्लड को भी मशीन में रख करके ऐसे उसको घुमाया जाता है, तो ब्लड टेस्ट में कर सकते हो, या यही चर्निंग ऑफ मिल्क टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में भी इसी का यूज होता है, कपड़ों को सुखाने के लिए पानी उसमें से घुमा घुमा करके पानी अलग करते हैं। डेयरीज में ये यूज होता है, डेयरी में, इन डेयरी प्रोडक्ट। यस सर। ओके, अगला है हमारे पास सेपरेटिंग फनल, तीसरा। क्या काम आएगा, टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड। जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हो गए तो उनको कैसे सेपरेट करोगे, इसके लिए हमारे पास सेपरेटिंग फनल का यूज होता है। शक्ल इसकी बना देता हूं मैं एक बार। सेपरेटिंग फनल इस तरह का होता है। अब देखिए, सपोज करो आपको कैरोसिन और वाटर कह सकते हो,
तो केरोसिन और वाटर मिक्स हो गए। अब आपको इनको अलग अलग करना है, तो क्या करो, इसको इस फनल में भर करके रख दो, इस तरह से रख दोगे तो थोड़ी देर बाद में ये दोनों अलग हो जाएंगे। जो लाइट डेंसिटी का है, जो कम डेंसिटी का है, और एक मोर डेंसिटी का है, तो ये दोनों मिसिबल लिक्विड जो होते हैं इनकी डेंसिटी में फर्क होना चाहिए, तभी आप यूज कर पाओगे। तो जो हल्का वाला है वो ऊपर की तरफ अलग से लेयर बना लेता है इस तरह से, और जो भारी वाला है वो नीचे की तरफ लेयर बना लेता है। तो नीचे बन गया पानी डेंसर, और ऊपर आ गया केरोसिन। अब जब आपको थोड़ी देर बाद में आपको ये लेयर दिखने लग जाती है कि ये अलग अलग हो चुका है, उसके बाद इसको आप बाहर निकालिए और यहां से पानी इसमें से गिरने लग जाएगा, पानी आपका अलग हो जाएगा और ये नीचे आएगा। जैसे ये चीज नीचे आते 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 यहां तक पहुंचे, फनल बंद कर दो और इसको अलग कर दो। ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी में फर्क होना चाहिए। अगर सेम डेंसिटी का आएंगे तो फिर सेपरेटिंग फनल का यूज आप नहीं कर पाओगे। अब इसका यूज कहां करा जाता है? एप्लीकेशन टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, टू सेपरेट आयरन फ्रॉम इट्स और, ये आपने भी नहीं पढ़ा होगा, ये तो लिख दिया इन्होंने कि इसके लिए यूज होता है। अगला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पढ़ा है किसी ने? क्या होता है सब्लिमेशन? जब जैसे आइस है, आइस को आप गर्म करते हो तो आइस पहले लिक्विड में जाएगी, फिर लिक्विड से वेपर बनता है। लेकिन हमारे पास ऐसे भी सॉलिड हैं जो सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। कौन कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, कपूर, एंथ्रासिन, फिनोप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासिन हो गया, और नेप्थलीन, नेप्थलीन भी होती है। ये अजीब अजीब नाम है, ये आपके पास सब्लिमेबल प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे आपके पास अमोनियम क्लोराइड में एक सॉल्ट मिला दिया जाए, अमोनियम क्लोराइड में सॉल्ट मिला दो। अब आप क्या करो, इसको हीट करो। जब आप इसको हीट करोगे तो अमोनियम क्लोराइड will evaporates and separated। तो अगर आपको सॉल्ट में से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, अमोनियम क्लोराइड में से सॉल्ट अलग करना है, तो आप उसका सब्लिमेशन करा करके अलग कर सकते हो। लिख लीजिए इसको। तो एक सब्लिमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, उसको किसी दूसरे नॉन सब्लिमेबल प्रोडक्ट के साथ में अगर आपको सेपरेट करना है तो आप उसका सब्लिमेशन करा सकते हैं। मैं आपको एक बार डायग्राम भी दिखा देता हूं एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी खोल के रखिए, एक बार निकालना एनसीईआरटी, पेज नंबर 20 पे आइए। दो डायग्राम बने हैं, एक तो सेपरेटिंग फनल का बना हुआ है और एक बना हुआ है आपके पास में अमोनियम क्लोराइड का। देखिए ये चाइना डिश ली और इस पर आपने एक उल्टा करके आपने एक फनल लगा दिया और यहां पर अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट दोनों मिक्स हैं। जब आपने गर्म करना शुरू करा तो अमोनियम क्लोराइड की वेपर बनी और ये यहां पे देखिए साइड में आकर के चिपक गई, सॉल्ट अलग हो गया। सो दिस इज हाउ सब्लिमेशन इज परफॉर्म्ड। हो जाएगा? बेटा समझाया तो मैंने, वही बस तू एक बार पढ़ ले, ये सामने बोर्ड पे देख।
क्या हुआ था? When hitting sodium ammonium chloride will evaporate and separated. वो इवेपोरेट होकर के देखिए कोने पे चिपक गया है, डायग्राम में देखना। अब देखिए अगला लिखिए क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी। इसमें तो लिखा ही नहीं मैंने। आइए क्रोमेटोग्राफी देखिए कैसे करी जाती है। ये आप 12th क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे जब आप स्कूलों में जाएंगे। यहां तो शायद आपसे नहीं कराए, हो सकता है करा भी दे। कैसे करते हैं देखना इसको। पहले आप इसमें लिखिए, क्रोम का मतलब कलर, याद रखना। तो कलर वाली चीजों को अलग करना है आपको। फिर आप इसमें कुछ चीजें लिखिए। नंबर 1 लिखिए, इट इज यूज टू सेपरेट कलर्स इन डाई। टू सेपरेट कलर्स इन डाई। जो भी डाई होती है आपके पास जिससे हम चीजों को रंगते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। तो वो डाई जो होती है वो कई सारी चीजों से मिलकर के बनी होती है। सपोज करो आपके पास में एक लिक्विड सॉल्यूशन है जो कलरफुल है, इसमें डाई मिक्स है और वो डाई कई सारे कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। क्लियर? अब आप क्या कीजिए, इस लिक्विड में एक फिल्टर पेपर लीजिए इस तरह से, और कुछ ऐसा इंतजाम करके इस फिल्टर पेपर को इस लिक्विड में डाल दीजिए। अब यहां से पानी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होगा। तो सपोज करो इसके अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस एक डाई को बनाने के लिए 3 कलर मिक्स हैं। तो कलर 1, कलर 2, कलर 3। यह है मोर सॉल्युबल इन वाटर, यह है लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो जैसे जैसे पानी चढ़ेगा तो ये जो सबसे कम घुला हुआ है इसका यहां पर एक दाग मिल जाएगा आपको, C1। फिर पानी ऊपर चढ़ेगा, फिर जो इससे ज्यादा घुला हुआ है थोड़ी देर में ये भी पानी का साथ छोड़ देगा, इसका दाग मिल जाएगा आपको। फिर थोड़ी देर में सुबह तक देखोगे तो ये C3 भी अलग हो जाएगा और आप इस फिल्टर पेपर को अलग करके देख सकते हैं, 3 अलग अलग कलर दिख जाएंगे। तो जो ज्यादा सोल्यूबल होता है वो सबसे ऊपर मिलेगा और जो सबसे कम सोल्यूबल है वो पानी का साथ जल्दी छोड़ देगा। तो इस तरह से अलग अलग स्पॉट नजर आते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। बना लीजिए, और जो बना ले वो एक बार एक्टिविटी 2.7 जरूर पढ़ ले कि ये कैसे करा जाता है। अगला लिखिए, डिस्टिलेशन। आइए समझिए, डिस्टिलेशन किस लिए यूज होता है? टू सेपरेट 2 मिक्सेबल लिक्विड। फिर आप बोलोगे सर ये तो हमने यहां भी करा था। हाँ, बट इन मिक्सेबल लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग थी, और ये जो मिक्सेबल लिक्विड है ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम हुआ तो आप उसको डिस्टिलेशन से नहीं अलग कर सकते। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट इनका अलग अलग हो गया, सपोज करो ये 2 हैं, अब इन दोनों की डेंसिटी सेम हो जाती तो इनके अलग अलग लेयर नहीं बनती। फिर आप क्या करते? फिर आपको डिस्टिलेशन करना पड़ता। ठीक है, लिखिए पहले इसको कब करा जाता है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसीटोन, आपने देखा नहीं होगा कभी, बट ये जनरली आपके पास नेल है, ये नेल पॉलिश रिमूवर में आता है, ठंडा ठंडा लगता है। एसीटोन प्लस वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेस बॉइलिंग पॉइंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए करते कैसे ये काम।
ऐसे ही जस्ट एक इमेजिनरी डायग्राम देख लीजिए। आप एक बीकर लीजिए, इसमें एसीटोन वाला पानी डाल दीजिए और इसको हीट करिए। यहां पे आप एक कॉर्क लगा दीजिए और एक ट्यूब इसमें से और यहां पर आप एक इसका ऐसा कोई सिस्टम करिए कि इसमें पानी डालते रहे आप। थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि बहुत सारा पानी लगता है इसमें, कूल वाटर। आइए, जब आप इसको गर्म करेंगे तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से इसकी वेपर बन जाएगी और वेपर यहां से निकल करके ऐसे चली जाएगी एसीटोन की। जब यहां से आएगी, ठंडा पानी इस वेपर को फिर से कंडेंस कर देगा और ये लिक्विड में बदल जाएगी और यहां पर एसीटोन आपका इकट्ठा हो जाएगा। एसीटोन अलग हो गया, पानी बेटा वहीं रह जाएगा। पानी जब आपने गर्म ही इसको 70 डिग्री पर करा है तो एसीटोन तो निकल गया, पानी की वेपर ही नहीं बनी। तो इस तरह से आप इसको अलग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। बना सकते हैं तो बना लीजिए, वरना एक्टिविटी 2.8 देखिए ऐसा ही कुछ प्रोग्राम बना रखा है इन्होंने। ये जो फ्लास्क है इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क कह रहे हैं ये लोग। थर्मामीटर लगा रखा है ताकि आप टेम्परेचर मेंटेन कर सको कि कितना टेम्परेचर हो चुका है, कितना गर्म करना है, कितना नहीं करना है। बस इतना सा है, पढ़ के देखिए पूरा प्रोसेस। इसमें एक छोटा सा नोट और लिखेंगे हम। अब यहां पे जो एसीटोन और वाटर है इनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री होता है और वाटर बॉइल होता है 100 डिग्री पर। देखिए कितने का डिफरेंस है, 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम होता तो आप डिस्टिलेशन नहीं कर सकते थे। ठीक है, उस केस में क्या होता है, टू सेपरेट द लिक्विड्स हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन are separated by fractional distillation। ये नोट लिखिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका ऐसे केसेस में काम आता है कि सर होता क्या है, होता कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, सिर्फ यहां पर एक कॉलम लगा दिया जाता है और इसमें डाल दी जाती है ग्लास बीड्स। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम और फिर उसके बाद में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये एक चीज ऐड कर दी जाती है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं इसको। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है। अगर यहां पे जैसे कोई एक लिक्विड 1 है और 2 है, तो 1 वाला जब यहां से जाता है और 2 वाला भी जब जाने लग जाता है तो वो 2 वाला यहीं पे ठंडा होकर के वापस उसको भेज दिया जाता है। तो वो प्रोसेस है, सिलेबस में है नहीं इतना गहराई से, तो फिर छोड़ दिया हमने। एक बार एनसीईआरटी में पढ़ के देखिए। पेज नंबर 22 पर देखिए बना हुआ है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, शक्ल देखिए उसकी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। बस एक और बाकी हमारा।